अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती। अभी हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी एमसीक्यूज़। नंबर 1 स्टेटमेंट है द लर्निंग मेथड दैट इज़ एसोसिएटेड विद ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स इज़ कॉल्ड लर्निंग बाय इमिटेशन। जो दूसरों का बिहेवियर देखकर उसकी कॉपी की जाती है उसको इमिटेशन कहते हैं, लर्निंग बाय इमिटेशन। ये बंडूरा ने थ्योरी दी थी लर्निंग बाय इमिटेशन। इसके अंदर मॉडल और मॉडलिंग का जिक्र किया था। मॉडल वो होता है जिसकी हम कॉपी कर रहे होते हैं, उसकी आदत को अपना रहे होते हैं, और मॉडलिंग वो होता है जो वो काम कर रहा होता है, उसको मॉडलिंग कहते हैं। नंबर 2 है साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, ये इसका राइट आंसर है, ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। स्टडी ऑफ सोल तब आएगा जब हम उसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग देखेंगे, तो पहली डेफिनेशन उस हिसाब से आएगी। लेकिन अब लेटेस्ट जो डेफिनेशन है उसके अंदर ये स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कहा गया इसको। नंबर 3 ऑप्शन है सिंथेसिस इज़ रिलेटेड टू व्हाट डोमेन। सिंथेसिस के अंदर हम चीज़ों को जोड़ते हैं, एनालिसिस के अंदर हम तोड़ते हैं, तो इसका ताल्लुक माइंड के साथ है, और माइंड का ताल्लुक जो है वो कॉग्निटिव डोमेन से है। ब्लूम जो है टैक्सोनॉमी, उसके अंदर जो 3 डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, तो ये कॉग्निटिव डोमेन से लिया गया है, उसकी ये स्टेज है। इसके अंदर ये एनालिसिस पहले आता है, इसके बाद फिर सिंथेसिस है और फिर एवेलुएशन है, यानी कि नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस और सिंथेसिस, फिर एवेलुएशन। 6 स्टेजेस हैं इसकी कॉग्निटिव डोमेन की। इसके बाद नंबर 4 क्वेश्चन है स्टेटमेंट इसकी, थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय मास्लो। ये मास्लो और कार्ल रोजर ने ह्यूमनिज़म साइकोलॉजी से थ्योरी को पेश किया था, जिसके अंदर इंसान को मर्कज़ी करदार कहा गया और उसकी हैसियत मरकज़ी है। तो मास्लो भी अपनी थ्योरी, इसको हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी भी कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं। इसकी ये स्टेजेस हैं। सबसे पहले वो बेसिक नीड्स का जिक्र करता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर कहता है सेफ्टी नीड्स। फिजियोलॉजी नीड के अंदर जो है उनका खाना पीना सोना, तो ये सारे मामला ज़रूरियात ज़िंदगी, तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। और फिर सेफ्टी नीड, रहने के लिए मकान। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर कहता है कि लव नीड्स हैं। कहता है अगर ये ज़रूरियात पहले स्टेज की पूरी होंगी तो इसके बाद जो फिर वो सीखेगा इंसान आगे, उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ेगा, वो तरक्की फिर करेगा, फिर वो आगे अगले मराहल तय करेगा, उसके बिहेवियर के अंदर फिर जो है वो चेंज आ सकती है और वो इस तरह से लर्न कर सकता है। अगर वो पहली बुनियादी चीज़ें ही नहीं होंगी तो इसके बाद वो कुछ नहीं कर सकेगा। तो ये अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स और लव नीड्स को पूरा किया जाएगा, फुलफ़िल किया जाएगा, तो इसके बाद फिर वो कहता है कि सेल्फ़ इस्टीम, इज़्ज़त नफ्स फिर पैदा होगी। इसके बाद आखिर पे है सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन। फिर वो इस चीज़ का एहसास करेगा कि उसने क्या किया है और वो उसका मकसद क्या है और उसने क्या करना है, तो वो बाद में सोचेगा, पहले उसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए। तो ये मास्लो ने, इब्राहिम मास्लो ने पेश किया था। 5th है हु वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट। फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट अरिस्टोटल हैं। इनकी बुक पेरी साइकी भी है और दी अनीमा भी है, तो ये पहले साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके बाद नंबर 6 है फाउंडर ऑफ सोशियो साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट वाज एरिक्सन। एरिक्सन ने लाइफ स्पेन थ्योरी पेश की थी, जिसके अंदर वो सोशियो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का जिक्र करता है कि एक बच्चा किस तरह से एक माशरे के अंदर रहते हुए नफ्सियाती तौर पर भी और सोशियोलॉजिकली किस तरह से वो डेवलप होता है, उसकी इसने स्टेजेस बताई थी 8, जिसके अंदर वो दर्जा बदर्जा आगे को बढ़ता है। इसके अंदर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट से शुरू होता है वो। इसके बाद नंबर 7 है चाइल्ड्स डेवलपमेंट स्टडी इज़ यूज़फुल। तो ये किसके लिए यूज़फुल है? पेरेंट्स के लिए, स्कूल के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, तो ये सभी के लिए यूज़फुल है। इसके बाद लर्निंग मीन्स परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस आएगा। इसके बाद है अनदर नेम ऑफ वर्किंग मेमोरी, इसको शॉर्ट मेमोरी कहते हैं। लॉन्ग मेमोरी और शॉर्ट मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, तो ये 3 हैं। सेंसरी मेमोरी तो बिल्कुल
1-2 सेकंड की फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। शॉर्ट मेमोरी जब तक आप काम करते रहें, देखते रहे चीज़ को, आगे थोड़ी देर बाद ही 10 से 15 सेकंड के अंदर 30 सेकंड तक होती है, ख़त्म हो जाती है। इसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है ये ज़्यादा देर पाती है। अगर इसको तवज्जो से काम करें तो फिर वो मेमोरी लॉन्ग टर्म बनती है। नंबर 10 है द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी बिटवीन टू मेजरमेंट्स ऑफ सेम थिंग इज़। कंसिस्टेंसी जब आएगी तो वो रिलायबिलिटी। टेस्ट जब भी लिया जाएगा तो जब रिज़ल्ट एक जैसा होगा तो फिर रिलायबिलिटी है वो। लॉजिकल थिंकिंग अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्टार्ट्स एट द एज ऑफ कंक्रीट लेवल पे। जो पियाजे की थ्योरी है 4 स्टेजेस है उसने बताई थी। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये इसके बाद ये द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग वाज इनिशिएटेड बाय J.P. गोल्डफर्ड। गोल्डफर्ड ने दिया था इसको कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है कि ये हम किसी भी कोई भी मौजू हो, कोई भी मसला हो, उसका हम एक ही हल तलाश करते हैं और उसी पे हम फोकस करते हैं और हमारी सोच एक मरकज़ पर आके टिक जाती है, रुक जाती है और हम मरकज़ की तरफ माइल होते हैं। जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर ये साइंटिफिक मेथड ऑफ थिंकिंग है, इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ अतराफ़ में सोचते हैं, मुख्तलिफ़ अतराफ़ में गौर व फ़िक्र करते हैं और एक चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा हल ढूँढते हैं और एक मसले के ज़्यादा सलूशन ढूँढते हैं, एक से ज़्यादा तरह से उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। तो इसको किसने पेश किया था? J.P. गोल्डफर्ड। J.P. गोल्डफर्ड। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 13 ट्रांसलेशन कंक्रीट एक्सपीरियंसेस डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग आर गिवन बाय पियाजे। कंक्रीट थिंकिंग और डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग ये सारा जो है पियाजे की थ्योरी के अंदर है। इसकी 4 स्टेजेस बताई थी। प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल। तो कंक्रीट के अंदर ये बताया था। इसके बाद 14 ऑप्शन है अ टेस्ट डिज़ाइन टू नो द स्टूडेंट्स पोजीशन इन अ ग्रुप इज़ कॉल्ड। जो ग्रुप के अंदर बच्चों की पोजीशन चेक करना है तो वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहलाता है। इसका कंपटीशन इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल होता है, फ़र्द का फ़र्द के साथ मुकाबला होता है। द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, टू एडजस्ट इन द न्यू एनवायरनमेंट, to think abstractly and actual or potential ability to learn is the definition of intelligence. एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम जब भी आएगा, मसले को हल करने की सलाहियत, तो इसमें हम लगाएंगे इंटेलिजेंस, क्योंकि ये सारे मसाइल इंटेलिजेंस ही इसको सॉल्व करती है। 16 हु वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियर थ्योरी। बिहेवियरिज्म जो थ्योरी है उसके बानी हैं J.B. वाटसन है। इन्होंने कहा ये समझते हैं कि बच्चा इन्वायरमेंट से ज़्यादा मुतासर होता है, हेरिडिटी को ये इग्नोर करते हैं। और इसके फॉलोअर्स में जो हैं वो स्किनर हैं, पेवलव हैं, थॉर्नडाइक हैं। और ये कहता था कि आप मुझे एक बच्चा दें, चाहे तो उसको मैं चोर डाकू बना देता हूँ, चाहे तो डॉक्टर इंजीनियर बना देता हूँ, वकील बना दूँ, जो जो कहेंगे आप बना दूँगा। वो समझता है कि बच्चा, जैसे वो जॉन लॉक कहता है कि बच्चा साफ स्लेट की मानद है, इसी तरह से इसका नज़रिया भी यही था कि वो सब कहता है कि बच्चा बिल्कुल मासूम है पैदाइशी तौर पर और उसके जहन बिल्कुल साफ़ है, तो जो उसके अंदर आप नक्श करेंगे वो हो जाएगा। उसकी अगर तरबियत अच्छी की जाएगी, उसको अच्छा माहौल दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा। लेकिन अगर उसका एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा। इसके बाद इसको फिर काफ़ी पजीर आई हुई थी। इसके बाद फिर इसके जो शागिर्द हैं थॉर्नडाइक, इसके शागिर्द हैं J.B. वाटसन के, उन्होंने बाद में आकर जो इनको फिर रिजेक्ट किया और अपना फिर आगे उसने काफ़ी चेंजिंग लाई एजुकेशनल फील्ड के अंदर। लेकिन बिहेवियरिज्म को जो असल फॉलोअप करने वाली थ्योरी है वो है कंस्ट्रक्टिविज़म है। इसके अंदर पियाजे और विगोस्की हैं, जिनका नज़रिया है कि बच्चा खुद काम करके, एक्टिविटी करके फिर परफॉर्म करता है और इस तरह से बच्चा लर्न करता है, उसके बिहेवियर में इस तरह से चेंजिंग आती है।
इसके बाद नंबर 17 है कंक्रीट ऑपरेशन अकर्स एट द एज ऑफ। कंक्रीट ऑपरेशन कहाँ से शुरू होती है? 7 से 12 साल, फ्रॉम 7 to 12 ईयर्स। 18 है चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी इज़ यूज़फुल फॉर। चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी ज़्यादातर टीचर के लिए यूज़फुल है, अगरचे पेरेंट्स के लिए भी है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी है, लेकिन जो ज़्यादा वास्ता पड़ता है वो टीचर को पड़ता है, इसलिए बच्चों को बिहेव करने के दौरान उसको पता होना चाहिए कि बच्चा कैसा है, तो टीचर के लिए मोस्टली इम्पॉर्टेंट है। टू विच ग्रुप इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ अप्लाइड। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर यूज़ होते हैं। इसके बाद जनाब हमारे पास 20 ऑप्शन है फॉर कंडीशनिंग टू अकर द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इज़। कंडीशनिंग के लिए क्या होता है? अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। पहले शुरू के अंदर ना तो कोई शर्तिया तौर पे कंडीशन के तौर पर स्टिमुलस दिया जाता है और ना ही वो कंडीशन के तौर पर कुत्ता जो है वो रिस्पॉन्स देता है, लेकिन बाद के अंदर जो जब घंटी लगाई जाती है तो उसके बाद फिर कंडीशनिंग पे आ जाती है बात कि फिर रिस्पॉन्स कंडीशन पे होता है और स्टिमुलस भी कंडीशनिंग होता है। तो इस तरह से वो सबसे पहले बात आएगी कंडीशनिंग स्टिमुलस और अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स, और बाद में रिस्पॉन्स जो है वो कंडीशनिंग हो जाता है जब बेल लगाई जाती है, जो कि पहले न्यूट्रल थी लेकिन उसको खाने के साथ फिक्स किया गया, उसके साथ फिर अब कंडीशन बन गई, घंटी बजेगी खाना आएगा। तो ये पेवलव का एक्सपेरिमेंट था डॉग के ऊपर। इसके बाद 21 है इन पेवलव एक्सपेरिमेंट्स विद डॉग्स द बेल प्रियर टू कंडीशनिंग वाज द न्यूट्रल। प्रियर टू कंडीशनिंग जब शर्त नहीं लागू थी तो घंटी का कोई काम नहीं था उसमें, घंटी से कुत्ता कभी भी खाने पे नहीं आता था, तो घंटी बजाएं ना बजाएं कुत्ते को कोई खबर ना थी। तो प्रियर टू कंडीशन, कंडीशन से पहले वो न्यूट्रल थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो बिल्कुल न्यूट्रल थी, उसका कोई किरदार नहीं था। लेकिन जब फिक्स कर दिया गया उसको खाने के साथ कि जैसे ही उसको 3-4 बार एक्सपेरिमेंट किया गया कि खाना आता, खाने से पहले घंटी बजाई जाती, तो फिर कुत्ते को पता चला डॉग को कि खाने के साथ घंटी का लिंक है, तो अब फिर जो है फिर वो आफ्टर कंडीशनिंग फिर ये न्यूट्रल नहीं रही थी, पहले फिर ये कंडीशनिंग हो गई थी, पहले न्यूट्रल थी। तो ये लिखा हुआ प्रियर टू कंडीशनिंग, तो यहाँ पे न्यूट्रल आएगा। इसके बाद 22 है कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद। कॉग्निटिव का ताल्लुक माइंड के साथ है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर डिस्क्राइब्ड बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस बयान की हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस तरह से पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 7 to 12 ईयर्स एंड ऑनवर्ड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉल्ड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहलाता है। तीसरी स्टेज है, पहली 0 से 2 साल है, फिर 2 से 7 साल है प्री ऑपरेशनल, और तीसरी जो है ये 7 से 12 साल, और चौथी जो है 12 से ऑनवर्ड है। इसके बाद है जी 25 ऑप्शन पीरियड फ्रॉम 12 ईयर्स एंड ऑनवर्ड, तो वही जो पहले मैंने डिस्कस किया फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है। इसके बाद जी 26 ऑप्शन है चाइल्ड फॉरगेट्स थिंग्स आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो चीज़ें सामने हैं भूल जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर होता है। चाइल्ड थिंग्स लॉजिकली कब सोचेगा? कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में। चाइल्ड डिस्क्राइब हिमसेल्फ अनसिस्टमेटिकली वो अपने आप को, निज़ाम को चलाता है और सोचो फिक्र करता है और अपने आप को बयान कर सकता है अपनी ज़ात को। वो प्री ऑपरेशनल है कि या प्री ऑपरेशनल ऑपरेशन से पहले, यानी कि वो अब तैयार हो रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है टूटे फूटे लफ्ज़ों के अंदर अपने आप को बयान करना अनसिस्टमेटिकली। इसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट इज़ इफेक्टेड बाई। इमोशनल डेवलपमेंट जो है जिसको हम EQ भी कहते हैं इसको, तो इसको जो है इमोशनल क्वेश्चन भी कहा जाता है। तो इस पर असरात जो हैं फ़ियर के हैं, कुरलिंग, पेरेंट्स है, रिस्ट्रिक्शंस है, तमाम तरह की रुकावटें, माँ बाप का लड़ना और फ़ियर, ये तमाम सब जो हैं इन पर असरअंदाज होते हैं। इसके बाद और इसको डैनियल गोलमैन ने पेश किया था EQ को। EQ किसने पेश किया था? डैनियल गोलमैन। इसके बाद परमानेंट चेंज इन बिहेवियर्स एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग। अब
चेंज इन बिहेवियर की जगह पे अब आ गया है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो ये एडवांस्ड जो है वो डेफिनेशन है, इसको कहते हैं लर्निंग अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म। विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चेंज इन बिहेवियर। तो इन्वायरमेंट चेंज इन बिहेवियर के लिए इन्वायरमेंट ज़रूरी है। इन्वायरमेंट होगा तो चेंज आएगी ना, जब बच्चा किसी से मिलेगा, मुलाकात करेगा, बातचीत करेगा, एक दूसरे के साथ कंटेक्ट बनाएगा, तो इंटरेक्शन के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें चेंजिंग आएगी। क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय पावलोव, जो कि रशियन थे। इन्होंने डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इनको 1905 के अंदर प्राइज़ भी मिला था। किसी जगह पे 1904 है, किसी जगह पे 1905 है, तो यही इसी जो है सन के अंदर इनको प्राइज़ मिला था 1905 के अंदर मोस्टली। तो ये फॉलोअर हैं वाटसन के, जे बी वाटसन के। इन्होंने बिहेवियरिज्म को फॉलो किया। इसके बाद जनाब हमारे पास 33 है, स्टिमुलस इज़ नेसेसरी फॉर रिस्पॉन्स इन। रिस्पॉन्स और स्टिमुलस का ताल्लुक कहाँ किससे है, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग जो पावलोव ने दी थी इसमें है। इसके बाद 34 है, ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये स्किनर ने दी थी, ये भी बिहेवियरिज्म से इसका लिंक था और इसने भी एक्सपेरिमेंट किया था चूहे पे, कि इसको केज में बंद करके इसको जो खाना देता, लेकिन वो चूहा खुद ट्राई करता था, इसकी वजह से वो निकलता, तो उसको निकला पहली दफ़ा, तो उसने उसको फिर खाना दिया, तो अब उसको रेनफोर्समेंट मिली। तो उसके अंदर बाद दफ़ा ऐसा भी होता कि वो डॉग अपना चूहा जब पाँव मार रहा होता तो उसका वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायर थी जिसके ऊपर उसका पाँव पड़ा, तो उसको शॉक्स लगे। तो इसको जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट कहा गया है कि वो फिर उसके बाद ये इससे रुक गया, जैसे कि पनिश करना किसी चीज़ को, तो उसने उसको पता चला कि उसको सज़ा मिली याद रखने पे, पाँव रखने पे, तो उसको फिर उधर वो ना जाता। लेकिन जिस जहाँ पे उसने पाँव मारा था और यहाँ से खुला था, तो वहाँ पे उसने ट्राई किया तो वो दोबारा खुल गया, उसको फिर रेनफोर्समेंट मिली, तो और उसकी वो हैबिट बन गई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑपरेंट कंडीशनिंग है। विच वन इज़ नॉट पॉजिटिव रेनफोर्समेंट पनिशमेंट। ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। रेनफोर्समेंट की दो किस्में हैं, एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और दूसरी नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ऐसा कोई इनाम वगैरह देना या कुछ खाने को देना, कुछ मिलना किसी काम के बदले में, तो वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर कोई सज़ा मिले तो कोई चीज़ छीन ली जाए, मिसाल के तौर पर बच्चा कोई काम नहीं करता तो आप उससे जो आपने खिलौना लेके दिया वो छीन लेंगे कि आप पढ़ते नहीं है तो मैं खिलौना नहीं देता आपको, जब पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं, तो या काम नहीं करते होमवर्क जब तक करते नहीं आपको मिलेगा नहीं। तो ये क्या है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट। इसके बाद जी 37 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। कार्ल रोजर, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इब्राहिम मास्लो और कार्ल रोजर ने ह्यूमनिज़म जो साइकोलॉजिकल थ्योरी है उसको पेश किया। तो इसके अंदर इंसान को, ह्यूमन को मरकज़ी किरदार है हासिल है। वो कहता है कि वो उसकी पहले ज़रूरियात को पूरा किया जाए और इसके बाद उसके मसाइल हल किए जाएँ, तो फिर तब वो सोचेगा कि उसका मकसद क्या है और वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट है 38 हमारे पास, हु वाज द फाउंडर ऑफ क्लाइंट सेंटर थेरेपी। कार्ल रोजर हैं। कार्ल रोजर ने इसमें एक्सपेरिमेंट किया। तो स्टूडेंट्स यानी कि जो इसमें है वो मरकज़ी किरदार है। तो सेंटर यानी कि इसमें सेंटर जो है वो क्लाइंट है। क्लाइंट को अहमियत दी गई है और उसके साथ जो उसको मुशावरत फराहम करने वाले हैं यानी कि जो काउंसलर है और जो मशवरा लेने वाला होता है वो काउंसल ही होता है। तो वो कहता है कि इसके अंदर जो मरकज़ी किरदार है वो स्टूडेंट को या उस पेशेंट को, क्लाइंट को, या जो उसका कह लें ग्राहक है, उसके पास आया है, उस कस्टमर उसके पास आया है सही होने के लिए, अपना मसला लेकर आया है, प्रॉब्लम लेकर आया है, तो वो जो सामने बैठा है उसको मुशावरत देने वाला, तो वो उसको उसकी बात सुनेगा, तो उसको तरजीह देगा और उसकी बात उसी को उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा और अपनी कोई राय उसके ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि उसकी राय का एहतराम करेगा। तो उसमें सेंट्रल करैक्टर क्लाइंट को हासिल है। और ये कार्ल रोजर ने दिया था 39। अकॉर्डिंग टू रोजर, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लाइंट है। व्हाट इज़ द IQ ऑफ एवरेज चाइल्ड। एवरेज चाइल्ड जो है वो 90 to 110 होता है। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए 90 to 110 है एवरेज, और जो इंतहाई ब्रिलियंट होता है वो 140 उससे प्लस होता है।
और बिलो एवरेज जो है वो 90 से नीचे होता है, और रिटार्डेड स्टूडेंट जो होते हैं वो 70 और 80-70 से नीचे होते हैं। व्हाट इज़ द IQ ऑफ मेंटली रिटार्डेड? यहाँ पे 90, बिलो 90। इन Pavlov experiments with dogs prior to condition salvation was the अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कंडीशन लगाने से पहले जो लार्वे का बाद उसका जो लार टपकती थी उसकी, वो लार का टपकना जो मुंह से बहती थी, वो पहले किसी भी प्रियर कंडीशन से पहले, यानी घंटी बजाने से पहले वो खुद अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, लेकिन जब घंटी बजाते तब लार टपकती तो फिर वो कंडीशनड हो गई। इसके बाद द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइकोलॉजीज़, अब यहाँ पे बात आई मीनिंग की, तो यहाँ पे अब आएगा जो पहले बता रहा था स्टडी ऑफ बिहेवियर, जब पूछा जाएगा मीनिंग की बात आई, यहाँ पे फिर स्टडी ऑफ सोल है। द वर्ड साइकोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्राम, ग्रीक वर्ड है ये। हु सेज मैन इज़ द कॉन्शियस एनिमल? कॉन्शियस एनिमल विलियम वॉन्ट कहता है कि इंसान जो है कॉन्शियस एनिमल है, और अरिस्टोटल कहता है कि सोशल एनिमल है। ये भी ज़हन में रखना है। कॉन्शियस एनिमल विलियम वॉन्ट और जेम्स कहते हैं, और जो सोशल एनिमल है वो अरिस्टोटल कहता है। इस तरह से नेक्स्ट 46 है, IQ स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस क्वोशंट, ज़ानत का फार्मूला है ज़ानत को जांचने के लिए। 47 द फार्मूला टू डिटरमाइन एन IQ इज़, क्या है? MA डिवाइडेड बाई CA मल्टीप्लाई 100। MA मतलब मेंटल एज डिवाइडेड बाई CA मतलब क्रोनिकल एज, दिमागी उम्र क्या है और उसकी जो तबई उम्र है वो क्या है, मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 100 से तो ये निकल आएगी। मिसाल के तौर पर एक बच्चे की जो मेंटल एज है वो 12 ईयर है, और उसकी क्रॉनिकल एज जो है, जो तबई उम्र उसकी 10 साल है, और 12 साल उसकी दिमागी उम्र है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो वो 120 आ जाएगा, कि 120 आ जाएगा। इसके बाद फार्मूला टू डिटरमाइन IQ इज़ गिवन बाई, स्टर्न ने इसको दिया था। गाइडेंस इन एजुकेशन स्टार्टेड, गाइडेंस कब शुरू हुई? 1905 के अंदर। हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस, और गाइडेंस के बानी फ्रैंक पार्सन है, ये भी ध्यान में रखना है, फ्रैंक पार्सन है। हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, बीने ने किया था इसको 1905 के अंदर, जब फ्रांस के सदर ने कहा था कि बच्चों को टेस्ट करने के लिए टेस्ट तैयार किया जाए, तो 3 से 13 साल के बच्चों के लिए 30 क्वेश्चन पर डिपेंडेंट एक उन्होंने क्वेश्चनर बनाया था। इसमें आसान से मुश्किल सवाल थे, तो उसमें चेक किया गया था। इसके साथ साइमन भी थे, साइमन और बीने ने मिलकर ये टेस्ट बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द लर्निंग एंड अचीवमेंट इन एजुकेशन इज़, ये टेस्ट है वो वाला जो लर्निंग और अचीवमेंट को चेक करता है वो टेस्ट है। मेजरमेंट इज़ द, मेजरमेंट क्या है? ये न्यूमेरिकल है, नंबरिंग की शक्ल में हम इसको चेक करते हैं, क्वालिटेटिव नहीं है। एवेल्यूशन इज़ वैल्यू जजमेंट, कि जो हमने वैल्यू निकाली उसको हम जज करेंगे किसकी क्या खासियत है। नेक्स्ट है द स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन पेपर इज़, स्कोर जो है वो जैसे कि 25, 70, 80 जो भी है, तो वो मेजरमेंट है, पैमाइश है नंबरिकल फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट है एवेल्यूशन, आंसर द क्वेश्चन। एवेल्यूशन के अंदर हाउ गुड, ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय थॉर्नडाइक ने इसको दिया था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी को इसने दिया था। लॉज ऑफ लर्निंग भी सीखे हैं थॉर्नडाइक के तीनों, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ प्रैक्टिस और लॉ ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट प्रैक्टिस एक ही है अपना, सॉरी प्रैक्टिस या एक्सरसाइज। लॉ ऑफ रेडीनेस है पहला लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस। इसके बाद है पावलोव वर्क्स विद डॉग्स, पहले भी जिक्र किया, डॉग के साथ ने काम किया था। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी ऑफ कैटेगराइजेशन वाज प्रेजेंटेड बाय ब्रूनर ने, इसको कॉग्निटिव थ्योरी जो है लर्निंग थ्योरी, इसको डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, किसने कहा था? इसको दिया था ब्रूनर ने। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर पर्सनैलिटी, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पर्सनैलिटी को जज करती हैं। इट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अंडरस्टैंडिंग रिवर्सिबिलिटी। इट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट में ऑपरेशन क्या करता है? मेक इमेजिनेशन
इमिटेशन या थिंक सिम्बॉलिकली या यूज़ साइंटिफिकली। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड रिवर्सिबिलिटी, अब वो रिवर्स को भी समझ सकता है। कंक्रीट में इतना वो ज़हीन हो गया है, क्योंकि आगे की तरफ बढ़ना आसान, सोचना और पीछे को उसको रिवर्स। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा स्टेज पे हो, उसको कहा जाए कि अभी ए से लिखो जेड तक, वो आसान है, लेकिन उससे कहें उल्टा लिखो, अब जेड से ए तक लिख के दिखाओ, तो अब सारे बंदे बड़े बड़े स्टूडेंट उलझ जाते हैं। तो इसमें जाना दरकार है। तो ये रिवर्स होना जो है कंक्रीट स्टेज पे आता है, जब किसी भी फार्मूले को रिवर्स गियर लगाना और पीछे को ले आना पहले स्टेज तक, तो ये टफ होता है, ये कंक्रीट के अंदर डेवलप होता है। एस आर यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स साइकोलॉजीज एंड अप्रोच एसोसिएटेड विद पर्सपेक्टिव बिहेवियरिज्म से इसका ताल्लुक है, जिसमें एस आर का ताल्लुक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डोमेन ऑफ लर्निंग। तो डोमेन ऑफ लर्निंग जो है इसमें अफेक्टिव डोमेन जो है ये लर्निंग की डोमेन है। दूसरी डोमेन है जो ब्लूम ने दी थी, पहली कॉग्निटिव, दूसरी इफेक्टिव, तीसरी साइकोमोटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन इंट्रिंसिक मोटिवेटर। सेटिस्फैक्शन इन अ जॉब वेल डन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है जो अंदर से खुद ही मुतासर होना हो। अब जॉब से कुछ सेटिस्फाइड अंदर से ही होता है ना, दिल से। मैं जो जॉब कर रहा हूँ, मैं शुक्र है, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं मुतमिन हूँ, तो अंदर से सेटिस्फैक्शन होती है। ये नहीं होता कि कोई बाहर से कर रहा होता कि नहीं जी बहुत अच्छी कर रहे हो, ठीक है, ज़बरदस्त से छोड़ना नहीं, ये नहीं वो नहीं। जब तक इंसान अंदर से मुतमिन नहीं होता तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता। तो जॉब से जो है इनर फीलिंग होती हैं सेटिस्फैक्शन की, जब बंदा सेटिस्फाइड होता है ये डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट है द थ्योरी 64, द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट वाज प्रेजेंटेड बाय एरिक्सन। सोशियो साइकोलॉजिकल इसका नाम है। इसके बाद टेस्ट दैट एम्प्लॉय रियल लाइफ प्रॉब्लम दैट द एग्जामिनी इज़ लाइक टू फेस ऑन द जॉब आर कॉल्ड। क्या कहलाते हैं ये? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्ट जो होते हैं ये होते हैं जो डेली लाइफ के अंदर चीज़ें हम रियल लाइफ को सलूशन को हल करते हैं, तमाम सलूशन करते हैं, हल करते हैं मसाइल का। इसके बाद हायरार्की ऑफ नीड्स वाज प्रेजेंटेड बाय मास्लो, पहले भी जिक्र हो चुका। अल्फ्रेड बी ने वर्क ऑन इंटेलिजेंस पे इन्होंने काम किया टेस्ट पे, 1905 के अंदर, पहले भी जिक्र हुआ। फिजिकल ग्रोथ इज़ अफेक्टेड बाय बोथ बी एंड ए। किससे मुतासर है? बायोलॉजिकल फैक्टर से भी और इन्वायरमेंट से भी, हेरिडिटी, दोनों तरह से ये फिज़िकल जो ग्रोथ है वो लाजमी इफेक्ट होती है। अच्छा, अगर बच्चा जिस्मानी तौर पर वीक है या उसके शुरू से जीन्स जो हैं जो माँ बाप से, अब देखिए कई वालिदैन का कद छोटा होता है या स्याह होते हैं रंग के, या गोरे होते हैं या कमज़ोर होते हैं, दुबले पतले होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो हैं वो औलाद के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इस तरह से इसका भी ताल्लुक़ है फिजियोलॉजिकल ग्रोथ में। बायोलॉजिकल फैक्टर भी हैं और इसके साथ इन्वायरमेंटल भी हैं। अब देखिए अगर एक माहौल के अंदर ये शिद्दत में अगर काम किया जाए, गर्मी की शिद्दत में, तो वहाँ के लोग ऑटोमेटिकली स्याह होंगे, और पहाड़ों में काम करने वाले ऑटोमेटिकली वो सख्त जान होंगे। तो इस तरह से आर इन्वायरमेंट का भी असर होता है। इस तरह से नेक्स्ट आगे देखते हैं 69 है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द डैश ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है। इसके बाद 70 का स्टार्ट साइकोलॉजी इज़ ए डैश साइकोलॉजी ऑफ थिंकिंग जर्मन। ये जर्मन वर्ड, जर्मन साइकोलॉजी है। गेस्टाल्ट मतलब एज ए होल शेप, तो ये जर्मन वर्ड है। विच टाइप ऑफ नॉलेज एज फैक्चुअल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। डिक्लेरेटिव नॉलेज जो है ये फैक्चुअल वर्ड नॉलेज है। इफ स्टूडेंट हैज़ एन एज ऑफ 11 फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ही शी, तो यहाँ से क्या कहलाएगा वो? साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो अडल्ट कहलाएगा। अगर जिसकी एज 12-13 से शुरू होती है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल एज के लिहाज से देखा जाए तो बच्चा इसका काबिल है, उसको हम अडल्ट में डाल सकते हैं, अडल्ट में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद 73 है द नोमेनक्लेचर इमोशनल इंटेलिजेंस EI has been suggested by जॉन डी मेयर, पीटर स्लेवी। पीटर स्लेवी और जॉन डी मेयर ने इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसको सजेस्ट किया था। इमोशनल इंटेलिजेंस जॉन डी मेयर पीटरसन। इमोशनल इंटेलिजेंस जॉन डी मेयर
पीटर स्लेवी। इमोशनल इंटेलिजेंस, जॉन डी मेयर, पीटर स्लेवी। नेक्स्ट है अ नीड इज़ टू हंगर एज अ स्टिमुलस इज़ टू स्मेल ऑफ फूड। अगर ज़रूरत हमारी क्या है कि हमें भूख लगी है तो स्टिमुलस में क्या चीज़ देगी, स्मेल ऑफ फूड ही देगी ना, कि अब भूखे हैं तो जैसे खाने की खुशबू आई भाग पड़े कि खाना खाना है। द फर्स्ट इमोशनल एक्सप्रेशन इज टू अपीयर इन फेंट इज़, सबसे पहला क्या है, जर्नल एक्साइटमेंट पहला है। बेसिक हमारे जो इमोशंस या एक्सप्रेशंस हैं वो फियर भी है, लव भी है, लेकिन जो बुनियादी फर्स्ट जो है सबसे बच्चा पहले एक्साइटमेंट का, खुशी का इजहार करता है, हाथ पाँव मारता है जब बच्चा छोटा होता है ना पैदाइशी तौर पर। जैसे वो पैदा होता है तो उसके बाद उसका यही होता है, जब खुश होता है तो हाथ पाँव मारता है, तो एक्साइटमेंट जो है इसमें होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एबिलिटी इज़ मेजर्ड बाई इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में क्या चीज़ चेक होती है, वर्बल, अगर बोल चाल के अंदर वो ठीक है, तेज़ तरार है, कम्युनिकेशन उसकी ठीक है तो वो ज़हीन है। इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर एकेडमिक पोटेंशियल, इंटेलिजेंस में तालीमी महारत को भी देखा जाता है। निमोनिक टेक्निक्स निमोनिक टेक्निक्स क्या हैं, मेमोरी ट्रिक्स हैं। निमोनिक टेक्निक्स जितनी भी हैं वो जहन को आजमाने की होती हैं। निमोनिक टेक्निक्स और मेमोरी ट्रिक्स हैं, दिमाग को आजमाने वाली। मेंटल एज ऑफ चाइल्ड इज़ मेजर ऑफ लेवल ऑफ मेंटल मेच्योरिटी। मेंटल एज ऑफ चाइल्ड इज़ ए मेजर ऑफ मेंटल एज ऑफ ए चाइल्ड इज़ मेजर ऑफ लेवल ऑफ मेंटल मेच्योरिटी। दिमाग के अंदर कितनी मेच्योरिटी आई है तो ये मेंटल एज है। दिमाग जैसे जैसे बढ़ेगा तो मेंटल एज बढ़ती जाएगी। उसके बाद मोहतरम हम पढ़ेंगे 80। IQ इज़ एन इंडेक्स ऑफ, IQ क्या है, इंडेक्स ऑफ रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट है, किस तरह से दिमाग के अंदर किस रेशो से, किस रेट से बढ़ रही है दिमाग की सलाहियत। इसके बाद है जी इन गाइडेंस द रोल ऑफ टीचर इज़ एज हेल्पर। गाइडेंस के अंदर वो हेल्प करता है, ना वो जज होता है, ना वो मॉरलिस्ट होता है, ना वो मिरर होता है, तो यहाँ पे हेल्पर होता है। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसलर इज़ टू हेल्प स्टूडेंट्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम। काउंसलर का काम होता है सिर्फ हेल्प करना, ये नहीं कि खुद काम कर दिया, सिर्फ रहनुमाई करता है। काउंसलिंग का मतलब ये रहनुमाई करना, मुशावरत फराहम करना, गाइडेंस रहनुमाई करना, और काउंसलिंग जो है वो मुशावरत देना, मशवरा देना होता है कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये नहीं कि खुद ही कर दिया, करने वाला बच्चा खुद होता है। तो यहाँ पे हेल्प स्टूडेंट्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम। नेक्स्ट 83 है व्हेन डू वी लर्न बेटर अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लॉज ऑफ एक्सरसाइज। जो सेकंड लॉ है उसमें हम कब सही करते हैं काम, तो उसने कहा एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज का मतलब होता है बार बार करना, तो ये आएगा प्रैक्टिस इट, उसकी मशक करें। 84 है अकॉर्डिंग टू पियाजे द मेजर अकम्पलिशमेंट ऑफ सेंसरी मोटर स्टेजेस। यहाँ पे इसका आएगा जो सेंसरी मोटर है तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड से होती है, और 0 से 2 साल तक है, लेकिन 2 साल के बाद बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। ये इगोसेंट्रिसिज्म रॉन्ग है, तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। पियाजे स्टेज फॉर इन्फेंसीज क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज है, थॉट्स हैं जो पहले स्टेज पे हैं इन्फेंसी के अंदर। द एज मेजर्ड बाय एन इंटेलिजेंस टेस्ट इज़ कॉल्ड मेंटल एज। द एज मेजर्ड बाय एन इंटेलिजेंस टेस्ट, तो वो मेंटल एज कहलाएगी जो सारात को चेक करती है। WISC एंड WPPSI ये वेस्लर स्केल्स हैं, और ये चाइल्ड के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो WISC और WPPSI ये हाई स्कूल चिल्ड्रन और प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन के लिए, दोनों के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद 88 है द ग्रोथ एंड लर्निंग ऑफ ए चाइल्ड इज़ अफेक्टेड बाई हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों से मुतासर होते हैं ग्रोथ और लर्निंग। इसके बाद है जी कंट्रोल 89 कंट्रोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर कंट्रोल होता है, बाकी में कंट्रोल नहीं, क्योंकि ये लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इसलिए इसके ऊपर कंट्रोल होता है। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए बता देता हूँ,
अगर अगर एक आप डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो डॉग आपकी लैब में मौजूद है, जब चाहे डॉग को ले आएँ, जब चाहे उसको छोड़ दें। लेकिन अगर बाहर है डॉग तो हो सकता है जब दूसरी बार आप जाएँ वो डॉग वहाँ पे ना हो। तो ये एक्सपेरिमेंट मेथड जो है ये लैब के अंदर होता है और उसके अंदर कंट्रोल्ड कंडीशन होती है कि जो आप जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट है वो आपके अंडर कंट्रोल है। विच इज़ अ सेंट्रल नोशन, नोशन कहते हैं ख्याल को, ऑफ पियाजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या है इसका सेंट्रल कंट्रैक्ट की क्या चीज़ है? स्कीमा है। स्कीमा क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, थॉट्स, जो हमारे जहन में थॉट्स है ना उसका स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ के बारे में स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चर ऑफ द शेप्स एग्जिस्ट इन माइंड, जो भी दिमाग के अंदर चीज़ मौजूद है उसकी एक शेप, इस स्कीमा कहते हैं कि बुनियादी तस्वीर को, ढांचे को। मिसाल के तौर पर बच्चे को बिल्ली दिखा दी गई, तो बिल्ली जब देख ली बच्चे ने तो बच्चे को पता चल जाएगा कि ये जब कभी देखेगा तो वो कहेगा कि ये बिल्ली है, लेकिन उसका एक स्कीमा बन गया उसके बारे में। लेकिन अगर कुछ दिनों बाद उसको अगर आप दिखा देते हो चीता या शेर दिखा देते हो, वो कहेगा कि ये बड़ी बिल्ली है। लेकिन जब उसको बताया जाएगा ना, या जैसे वो बोलेगा तो उसको अंदाज़ा होगा तो इसकी आवाज़ में फ़र्क है, हाँ, और ये खूंखार है, नुकसान देता है। तो इसलिए अब वो क्या उसको फिर चेंजिंग करनी पड़ेगी अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर, तो उसको मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो जो पहले से मौजूद में एडजस्ट हो जाए ऐसे ही वैसे उसके साथ मिल जाए तो वो असिमिलेशन होता है, असिमिलेट करना। लेकिन जो उनमें ना मिले वो अकोमोडेशन होती है, इसको फिर एडजस्ट करना पड़ता है। मॉरल 91 है, मॉरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। और मॉरल के बारे में राइट एंड रॉन्ग का ही चक्कर होता है, गलत क्या सही क्या, अखलाकियत के बारे में। विच इज़ कंसर्न प्राइमरीली विद हेल्पिंग इन इंडिविजुअल मेकिंग डिसीजंस एंड चॉइस इन्वॉल्व इन प्लानिंग अ फ्यूचर। एजुकेशनल गाइडेंस है, एजुकेशनल रहनुमाई जो है, तलीमी रहनुमाई, ये आपको रहनुमाई फराहम करती है कि इंडिविजुअल्स जो अफराद हैं, इंडिविजुअल मेक डिसीजन कि वो उनको कैसे फ़ैसला लेते हैं और कैसे चॉइसेस करते हैं और फ्यूचर के लिए कैसे प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट है द टर्म रेनफोर्समेंट रेफर्स टू द पेयरिंग ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स एंड कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशन स्टिमुलस। क्या ये टर्म रेनफोर्समेंट रेफर्स टू द पेयरिंग ऑफ कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशन स्टिमुलस, but the term growth is used in purely physical the term growth का मतलब क्या है उनका, फिजिकली जो डेवलपमेंट जिस्मानी तौर पर। द टर्म ग्रोथ इज़ यूज्ड इन प्योरली फिजिकल सेंस। ग्रोथ फिजिकल के लिए और डेवलपमेंट जो है वो बेहतरी बढ़ोतरी है जो नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पर ज़हानत का बढ़ जाना और वो है डेवलपमेंट है, लेकिन जब जिस्म का बढ़ना, अज़ा का बढ़े हो जाना, ये ग्रोथ है। के बाद है द वैल्यूएशन टेक्निक्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी की बुनियाद पर वैल्यूएशन जो है वो की जाती है। CRT इज़ क्लियरली डिफाइंड एंड डिलिमिटेड डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क। लर्निंग टास्क में क्या होता है? CRT में क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट कि बच्चों ने नंबर गेन करने होते हैं, किसी कितने नंबर आए हैं, और एक क्राइटेरिया सेट होता है जैसे 35 का या 40 का 45 का, ये पासिंग है तो ये इसको कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसके अंदर क्राइटेरिया सेट है, उसको पास करना हो। नॉर्म के अंदर सिर्फ बच्चों का मुकाबला होता है बस में, जैसे कि PPSC के एग्ज़ाम में जो टॉप करेंगे वो चुन ली जाएंगे, ऐसे ही वो बच्चों से मुकाबला आगे भी सबको बीट करना होता है। क्राइटेरियन में होता अगर ये टेस्ट है PPSC का तो हमें ये टारगेट दिया जाता है कि आप 60 या 70 नंबर में से लेंगे तब आप सिलेक्ट हैं। अच्छा, इसके बाद जी मोस्ट IQ टेस्ट मैयर, ज़्यादा IQ क्या चेक करते हैं? क्रिएटिविटी चेक करते हैं कि काम क्या हुआ है, कि इसमें करने की सलाहियत क्या है। यूजली NRT इज़ नॉट यूज फॉर NRT नॉट रेफरेंस टेस्ट मस्ट टेस्टिंग डोमेन के लिए। 99 ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू बाय फिटिंग इट विद व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन इज़। यही बात मैंने बताई कि जो पहले से मौजूद है इसमें से दूसरी चीज़ फिट कर देना उसके अंदर, तो ये क्या कहलाएगा? Try to understand something new by fitting it what is already known is
सिमुलेशन। 100 है एन इंटरनल स्टेट दैट मेंटेन्स बिहेवियर इज़, क्या ये कॉल्ड मोटिवेशन है। अंदर की फीलिंग्स जो हैं जो आपको मेंटेन रखती हैं वो मोटिवेशन है। द पर्सन परसेप्शन अबाउट हिज और हर सेल्फ इज़ कॉल्ड सेल्फ कंसेप्ट, अपनी ज़ात के बारे में। पर्सन बिलीव्स अबाउट पर्सनल competence in a particular situation, self-efficiency. The person value of each of the us places on his or her own characteristics, abilities and behavior is called self-esteem. The person fulfilling his or her potential is called self-actualization. तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।